हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से और खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में मैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स का पार्ट 2 वीडियो लेके आया हूं। आप लोग थंबनेल से ही जान गए होंगे कि ये पार्ट 2 वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, जैसे पार्ट 1 में हम लोगों ने कुछ इंटरनेट ऑफ थिंग्स के क्वेश्चन पर बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की थी, वैसे ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ये पार्ट 2 है। इसमें भी हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के लिए और उस क्वेश्चन का जो है विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। दोस्तों, सामान्य कुछ बातें हैं जो पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे होंगे, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो ओ लेवल का 4th पेपर माना जाता है, IoT। तो ये इसको मॉड्यूल 4 भी कहा जाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है पहले ओ लेवल में नहीं होया करता था, लेकिन जब से सिलेबस चेंज हुआ है ओ लेवल का, तो 4th पेपर जो होता है वो अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया है। तो उसी के लिए मैं आज आप लोगों के बीच में पार्ट 2 वीडियो लेके आया हूँ। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं IoT के, जिसमें हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, उसके बाद उसका आंसर और उसकी थोड़ी व्याख्या भी देखेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, आप लोगों के सामने फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि सामान्य रूप से इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT में डाटा एकत्र करने का कार्य कौन करता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन अपने आप में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसके ऑप्शन आपके पास आप लोगों के सामने 4 दिए गए हैं। पहला है एक्चुएटर, सेकंड है सेंसर्स, थर्ड है माइक्रो कंट्रोलर और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, ये जो ऑप्शन में ABC जो दिए गए हैं, ये IoT के क्षेत्र में बहुत ही इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। दोस्तों, जैसा ऑप्शन ए है एक्चुएटर, ये उसके बाद सेंसर्स और उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर, इस तीनों के बारे में आप लोगों को विस्तृत रूप से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं IoT में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। चलिए इसका आंसर सबसे पहले देखते हैं और उसके बाद इस पे थोड़ी सी व्याख्या भी देखेंगे। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डाटा एकत्र करने का कार्य जो है वो सेंसर करता है, डाटा को कलेक्ट करता है। जैसे सामान्य रूप से जो कंप्यूटर होता है उसमें जो होता है मेमोरी जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल। तो इंटरनल में सब लोग जानते होंगे कि रैम रोम आता है, और एक्सटर्नल यानी कि जो बाहर से जो जुड़े होते हैं कंप्यूटर से, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, CD हो गया, पेन ड्राइव हो गया। तो ये डाटा एकत्र बाहर से उपकरण है जो एकत्र करते हैं। उसी प्रकार IoT में जो होता है डाटा एकत्र करने का कार्य जो होता है सेंसर करता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसकी कुछ व्याख्या इस प्रकार है कि सामान्य रूप से इंटरनेट ऑफ थिंग्स में डाटा एकत्र का कार्य सेंसर करता है। सेंसर का मुख्य काम अपने चारों तरफ के वातावरण से डाटा प्राप्त करना होता है। उदाहरण के लिए, जैसे हमारा शरीर मान लो एक IoT डिवाइस है, तो वह अपने सेंस जैसे नाक, कान, आँख आदि की मदद से डाटा लेकर व्यवहार द्वारा आउटपुट देगा। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद नीचे कुछ इसका उदाहरण दिया गया है कि कुछ सेंसर के प्रकार जो सामान्य रूप से IoT में प्रयोग किया जाता है। तो जैसे तापमान सेंसर हो गया, प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो गया, वाटर सेंसर हो गया, ये सब सेंसर्स के प्रकार है। दोस्तों, सेंसर्स कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, इस पे भी आगे चर्चा की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद उसका आंसर और उसकी कुछ व्याख्या भी देखते हैं।
दोस्तों आप लोगों के सामने सेकंड क्वेश्चन ये रहा कि सामान्य रूप से इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि आईओटी में डिवाइस को गति प्रदान कौन करता है। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आईओटी का। तो इसके ऑप्शन आपके सामने जो दिए गए हैं, ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एक्चुएटर, ऑप्शन बी है माइक्रो कंट्रोलर, ऑप्शन सी है सीपीयू, ऑप्शन डी है सेंसर। चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, उसके बाद थोड़ी इसकी व्याख्या भी देखते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एक्चुएटर, यानी कि आईओटी डिवाइस में डिवाइस को गति प्रदान जो करता है वो जो होता है उसको एक्चुएटर बोला जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसकी थोड़ी व्याख्या भी देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि एक्चुएटर एक ऐसी वस्तु होता है जो किसी वस्तु को सक्रिय करता है या गति प्रदान करता है। एक्चुएटर को किसी वस्तु को सक्रिय करने के लिए ऊर्जा के स्रोत की आवश्यकता होती है। जब एक्चुएटर ऊर्जा प्राप्त कर लेता है तो उसे गति या यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उदाहरण के लिए जैसे दिया गया है डीसी मोटर, ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। डीसी मोटर किसका उदाहरण है? तो डीसी मोटर एक जो होता है एक्चुएटर होता है जो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी कभी कभी आता है कि डीसी मोटर जो होता है कार्य कैसे करता है। तो आप लोग याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा को ये जो होता है मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद उस क्वेश्चन पे थोड़ा चर्चा भी करते हैं। दोस्तों आप लोगों के सामने ये रहा प्रश्न 3। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक्चुएटर का प्रकार है। जी हाँ दोस्तों, तो इसके ऑप्शन आप लोगों के सामने दे दिए गए हैं 3, जो कि ये रहे। एक है इलेक्ट्रिकल, ऑप्शन बी है न्यूमेटिक, ऑप्शन सी है मैकेनिकल, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। दोस्तों ये ऑप्शन दे दिए गए हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं और उसके बाद थोड़ी इसकी व्याख्या भी देखते हैं। इसका राइट आंसर जो है दोस्तों उपरोक्त में से सही, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका ये 4 सही हो जाएगा। दोस्तों एक्चुएटर का प्रकार है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा भी जाता है कि एक कौन सा एक्चुएटर नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल भी एक्चुएटर होता है, न्यूमेटिक होता है, मैकेनिकल, ये कई प्रकार के होते हैं एक्चुएटर जो सामान्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं। चलिए सर इसकी थोड़ी व्याख्या भी देखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे लिखा यहाँ पे आप देख सकते हैं व्याख्या में कि एक्चुएटर कई प्रकार के होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, मैकेनिकल तथा थर्मल या मैग्नेटिक आदि, ये एक्चुएटर के प्रकार होते हैं। दोस्तों इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्योंकि एक एक्चुएटर के बारे में व्याख्या के साथ कभी कभी ये लिखने के लिए भी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो फिगर बना हुआ है कि एक्चुएटर डिवाइस जो होता है काम कैसे करता है। तो सबसे पहले जो होता है वो एनर्जी और इनपुट सिग्नल कह सकते हैं आप यहाँ पे, इसको लेता है। उसके बाद जो होता है उसको मोशन या फोर्स में जो होता है परिवर्तित कर देता है। ये डायग्राम अगर आप लिखने वाले में बनाएंगे दोस्तों तो इससे जो है आपको अच्छा नंबर भी मिलेगा। तो ये डायग्राम भी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसका चित्र बना के आप व्याख्या सही ढंग से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उसके बाद उसकी थोड़ी व्याख्या भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों ये कह रहा है कि आर्डिनो आईडीई में आईडी का पूर्ण नाम क्या है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया है आईडीई का फुल फॉर्म क्या है। तो इसके ऑप्शन आप लोगों के 4 दिए गए हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं।
पहला ऑप्शन है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इक्विपमेंट, ऑप्शन बी है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ऑप्शन सी है इंटीग्रेटेड डिजिटल एनवायरनमेंट, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों चलिए इसका आंसर पहले देखते हैं, उसके बाद जो है इसकी थोड़ी व्याख्या भी देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। दोस्तों चलिए इसकी थोड़ी व्याख्या भी देख लेते हैं। इसकी व्याख्या दोस्तों कुछ इस प्रकार से है कि आर्डिनो आईडीई में आईडीई का पूरा नाम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है। आर्डिनो का जन्म अरबिया इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन इंस्टीट्यूट में हुआ था। आर्डिनो एक ओपन सोर्स प्रोटोटाइप प्लेटफॉर्म होता है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसकी थोड़ी व्याख्या भी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आप लोगों के सामने। इसमें पूछ रहा है कि आर्डिनो आईडीई के साथ लिखे गए प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा जा चुका है। ये अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया गया है वो है आईडीई सोर्स, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है स्केच, ऑप्शन सी है क्रिप्टोग्राफी, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। चलिए दोस्तों इसका आंसर पहले देखेंगे और उसके बाद थोड़ी इसकी व्याख्या पे भी चर्चा करेंगे। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्केच। चलिए दोस्तों इसकी थोड़ी व्याख्या भी देख लेते हैं। तो इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। आर्डिनो स्केच को एक प्रोग्राम के लिए उपयोग करता है। स्केच कोड की एक इकाई है जिसे आर्डिनो बोर्ड पर अपलोड करके रन कराया जाता है। दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण कम समय में चलिए देख लेते हैं जो कि आईओटी के क्षेत्र में बहुत ही इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। तो चलिए दोस्तों कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट, चलिए उनको भी देख लेते हैं फटाफट। दोस्तों जैसे पहला क्वेश्चन है कि RS-232 क्या है। दोस्तों यह एक इंटरफेस मानक है। इसके बाद ऑप्शन 2 है, इसके बाद क्वेश्चन 2 है कौन यूज़र को डाटा भेजने का कार्य करता है। तो ये एप्लीकेशन करता है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन ऑफ डाटा का कार्य कौन करता है। तो इसका राइट आंसर है गेटवे। इसके बाद क्वेश्चन 4 है कि विंडोज़ एंड iOS ने आईओटी एप्लीकेशन को नहीं बनाया। तो जी हाँ दोस्तों ये ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इसको नहीं बनाया। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है सेंसर माप किस में करता है। दोस्तों तो ये रेंज में करता है। इसके बाद 6ठा क्वेश्चन है क्लाउड बड़ी मात्रा में डाटा संग्रह करने का उपयोग करता है। इसके बाद हवा से गति प्रदान करता है कौन। हवा से दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्चुएटर का ये क्वेश्चन है। ये पूछा है कि हवा से गति प्रदान करता है कौन। तो ये न्यूमेटिक एक्चुएटर होता है। इसके बाद दोस्तों आपका 8वां जो क्वेश्चन है वो है आर्डिनो एक छोटे सीपीयू की तरह कार्य करता है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन जो है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्केच के प्रारंभ होने को सेटअप फंक्शन कहा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों जो है वो है पहली नई टर्मिनोलॉजी आर्डिनो प्रोग्राम स्केच है। दोस्तों इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि ये जो 10 क्वेश्चंस हैं ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। फ़िलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो में कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ। अगर आप लोगों का कोई सुझाव हो या त्रुटि से संबंधित कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करिएगा। उसके बाद दोस्तों अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों ये पार्ट 2 था।
ऐसे ही कोशिश करके मैं आप लोगों के बीच में IoT का पार्ट 3 लेके आऊँगा, जिससे आप लोगों की तैयारी IoT का अच्छे से अच्छा हो सके और आप लोग IoT का जो पेपर होता है वो सरलता से पास कर सकें। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।